स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी किस्मत बदलने और अपनी लिखी हुई मौत को मात देने के लिए पूरी दुनिया की स्क्रिप्ट से भिड़ जाती है। एपिसोड 7 द रीजन नोबडी थॉट टू लुक फॉर। कहानी अब तक प्रोफेसर एल्डन ने मिया को वह नाम बता दिया था जिसकी तरफ वह लगातार बढ़ रही थी। लेडी रेनाटा एशवर्थ, कैसियन की अपनी आंटी, उस पीतल के कंपास कुतुबनुमा को संभालने वाली जो इस अभिशाप को बनाए हुए था। वही महिला जिसने 18 महीने पहले इस अभिशाप को जानबूझकर तब और तेज कर दिया था जब कैसियन खुद ब खुद ठीक होने लगा था। फिर सुबह के 3 बजे सड़क पर मिया को एक अनाम चिट्ठी मिली जिसमें एक ऐसी चेतावनी छिपी थी जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। तुम जिस व्यक्ति पर भरोसा करने लगी हो वह अकेली नहीं है जो तुम पर नजर रख रही है। मिया घर चली गई, सोई नहीं। सूरज उगने के साथ ही छत का रंग बदलते हुए देखती रही। एक खास तरह की थकावट होती है जो शारीरिक नहीं होती। यह वो थकावट है जो एक ही सवाल के बहुत सारे रूपों को बहुत लंबे समय तक मन में पाले रखने से आती है। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ? क्या मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती? वो क्या चाहती है? वो ऐसा क्या जानती है जो कह नहीं रही है? उस पर विश्वास करके गलत साबित होने की मुझे क्या कीमत चुकानी होगी, बनाम उस पर विश्वास न करके सही साबित होने की, बनाम उस पर विश्वास न करके गलत साबित होने की। जब घड़ी ने सुबह के 7 बजाए तब तक मिया इन समीकरणों को इतनी बार जोड़ घटा चुकी थी कि वह जानती थी कि इन्हें बार बार दोहराने से कोई हल नहीं निकलने वाला। उसे और जानकारी चाहिए थी। उसे ये जानकारी एक ऐसे स्रोत से चाहिए थी जो एल्डन न हो, चिट्ठी लिखने वाला न हो, और ऐसा कोई भी व्यक्ति न हो जिसका इस बात से कोई लेना देना हो कि वह क्या फैसला लेती है। उसे एक बार फिर उस आर्काइव की जरूरत थी। विशेष रूप से उसे आर्काइव के उस हिस्से की जरूरत थी जो इस खेल को खेल रहे मौजूदा लोगों के समय से भी पहले का था, यानी एल्ड्रिक वेन के अभिशाप का मूल रिकॉर्ड, न कि उसका कोई अकादमिक विश्लेषण और न ही पिछले 200 सालों के उसके असर की कड़ियां। उसे असली स्रोत चाहिए था, क्योंकि उस चिट्ठी में एक ऐसी बात लिखी थी जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और पूरी रात उसके दिमाग में किसी ऐसे सिक्के की तरह घूमती रही जो अपनी किसी एक सतह के बजाय अपने किनारे के बल खड़ा हो गया हो। सावधान रहो कि तुम्हें चीजों का ढांचा और उनकी सच्चाई कौन सिखा रहा है। उसने एल्डन द्वारा समझाए गए ढांचे को स्वीकार कर लिया था। वो वित्तीय घोटाला, अभिशाप को बनाए रखने वाला तंत्र और कैसियन को जानबूझकर निशाना बनाना, ये सब पूरी तरह फिट बैठता था। इसका एक साफ मतलब निकलता था, लेकिन एक ऐसे कथानक प्लॉट के भीतर 12 दिनों तक जीने के बाद जिसे वह कभी बाहर से पढ़ा करती थी, मिया ये सीख चुकी थी कि किसी चीज का फिट बैठना और उसका मतलब निकलना पूरी तरह सच होने के बराबर नहीं होता। वो तैयार हुई। अपनी माँ की तीखी और कड़े बयानों के बीच उसने नाश्ता छोड़ दिया और अकादमी की सुबह की घंटियों के बंद होने से पहले ही वह वापस आर्काइव पहुंच गई। प्रतिबंधित आर्काइव का सबसे पुराना हिस्सा उस हिस्से के ठीक पीछे था जहां वह पिछली रात गई थी, और पीछे और नीचे एक ऐसे कमरे में जहां पत्थरों की धूल की गंध थी और एक ऐसी जगह की खास खनिज जैसी ठंडक थी जिसे मौजूदा समय में जीने वाले किसी भी इंसान की जिम्मेदारी के समय से भी कहीं अधिक समय से ठीक से हवादार नहीं बनाया गया था। यहाँ के रिकॉर्ड उस तरह कैटलॉग नहीं किए गए थे जैसे नए वाले किए गए थे। उन्हें मोटे तौर पर कालखंड एरा के हिसाब से व्यवस्थित किया गया था, वह भी हाथ से लिखी गई एक ऐसी सूची इंडेक्स के साथ जिसे किसी एक व्यक्ति ने शुरू किया था, किसी दूसरे ने छोड़ दिया था और एक तीसरे व्यक्ति ने अलग स्याही से उस पर नोट्स लिखे थे और फिर जाहिर तौर पर इसे पूरी तरह से छोड़ दिया था। मिया ने इस पर किसी ऐसे छात्र के एकाग्र धैर्य के साथ काम किया जिसने डेडलाइन के दबाव में एक से अधिक अंडरग्रेजुएट पेपर लिखे हों, और पता चला कि 200 साल पुराने जादुई आर्काइव को खंगालने के लिए यह एक आश्चर्यजनक रूप से बेहतरीन ट्रेनिंग थी। 40 मिनट की मशक्कत के बाद उसे वेन से जुड़े रिकॉर्ड मिल गए। वे एक शेल्फ के पीछे, एक भारी किताब के पीछे दबे हुए थे जिसे किसी ने बहुत पहले गलत जगह रख दिया था और अब वो समय के साथ उस शेल्फ का ही एक हिस्सा बन चुकी थी। वो एक बार फिर फर्श पर बैठ गई, क्योंकि जाहिर तौर पर इस जीवन में उसने खुद के बारे में ये स्वीकार कर लिया था कि पढ़ने के दौरान बैठने का उसका यही अंदाज था। उसने उस सबसे पुराने दस्तावेज को खोला जिसे एक बेहद सबले हुए हाथ से लिखा गया था और जो 1.5 सदी बीत जाने के कारण बेहद कमजोर हो चुका था। पता चला कि एल्ड्रिक वेन ने थॉर्न परिवार को किसी अनबन या मतभेद की वजह से अभिशप्त नहीं किया था। बाद के रिकॉर्ड में जो कूटनीतिक अस्पष्टता थी, वो सावधानी से भरा अकादमिक नोट की मतभेद के सटीक स्वरूप को छोड़ दिया गया है। उसने मिया को किसी मामूली सी वजह को ढूंढने के लिए प्रेरित किया था, जैसे कोई अपमान, कोई राजनीतिक टकराव
या कोई ऐसा पुराना बैर जो ताकतवर लोगों के बीच रुतबे, इलाके और दरबार की छोटी मोटी इंसानी प्रतिस्पर्धाओं को लेकर पैदा हो जाता है। इसके बजाय उसे जो मिला वो एक कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध था। कोई सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि एक विवाह अनुबंध, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर अभिशाप से 3 साल पहले की तारीख दर्ज थी और जिसे हाउस वेन और हाउस थॉर्न के बीच दोनों पक्षों के हस्ताक्षरों के साथ तैयार किया गया था। यह अनुबंध वेन परिवार की एक बेटी को तत्कालीन ड्यूक ऑफ थॉर्नहोलो के साथ एक ऐसे बंधन में बांधता था जिसे दोनों परिवारों ने साफ तौर पर पूरी सच्चाई और नेक नियति के साथ स्वीकार किया था। मिया ने उस दस्तावेज को धीरे धीरे पढ़ा, क्योंकि पुरानी औपचारिक भाषा को समझने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। फिर उसने इसे दोबारा पढ़ा। उसके बाद वो जो कुछ समझी थी उसे लेकर काफी देर तक बिल्कुल शांत बैठी रही और उसके आसपास आर्काइव में गहरा सन्नाटा पसरा रहा। उस तत्कालीन ड्यूक ऑफ थॉर्नहोलो ने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, किसी राजनीतिक वजह से नहीं, न ही वित्तीय कारणों से। उसने इसे इसलिए तोड़ा था क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया था, एक मामूली सी कुलीन लड़की जिसका न तो कोई बड़ा नाम था और न ही उसके पास देने के लिए कोई धन दौलत थी। ड्यूक ने जाहिर तौर पर यह मान लिया था कि उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए प्यार ही एक काफी और सही वजह था, जो कि इस दुनिया के कुलीन समाज में वेन परिवार के नाम और प्रतिष्ठा के खिलाफ सीधे तौर पर जंग का ऐलान करने जैसा था। एल्ड्रिक वेन ने इसका जवाब ठीक उसी तरह दिया जिस तरह दशकों के निर्मित जादू के अनुभव वाला एक शाही जादूगर अपने परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचने पर देता है। उसने ये पूरी तरह सुनिश्चित कर दिया कि थॉर्न परिवार का कोई भी वंशज भविष्य में कभी भी वो सब न कर सके जो उस ड्यूक ने किया था। वे कभी भी दोबारा किसी ऐसे लापरवाह फैसले के हक में भावना पैदा न कर सके जहां किसी सच्ची चीज की खातिर व्यवहारिक दुनिया की हर बात को दांव पर लगा दिया जाए। उसने क्रूरता के वशीभूत होकर उन्हें अभिशप्त नहीं किया था। उसने उन्हें इस खास और भयानक धारणा के तहत अभिशप्त किया था कि प्यार ही वह हथियार था जिसने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था, और वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि यह प्यार उसके दुश्मन के परिवार को भी उसी तरह तबाह न कर सके। उसने थॉर्नहोलो के ड्यूक से वह एकमात्र चीज छीन ली थी जिसने उसे खतरनाक बनाया था, यानी किसी गलत चीज को चुनने के लिए हद से ज्यादा गहराई से महसूस करने की क्षमता, और इसे न्याय का नाम दे दिया। और अगले 200 सालों में कभी न कभी, मिया ने सोचा, जब उस पूरी खौफनाक साजिश का ढांचा एक साथ उसकी आंखों के सामने आ गया, किसी को वो कंपास मिला और उसने महसूस किया कि इस न्याय को एक वित्तीय जरिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी ने एक ऐसे परिवार को देखा जो गर्मजोशी, प्यार और सच्चे लगाव से पूरी तरह महरूम था और सोचा, इसमें बहुत पैसा है। यहाँ नियंत्रित असफलताओं, कंट्रोल्ड फेलियर्स को रचने का एक पूरा तंत्र मौजूद है और जब तक ये बंदिश कायम रहेगी तब तक इससे हमेशा फायदा कमाया जा सकता है। वो मूल अभिशाप एक दुख था, लेकिन किसी ने उस दुख को एक व्यापार में बदल दिया था। उसने 14 साल की उम्र के कैसियन के बारे में सोचा जब वह अपना आखिरी पत्र लिख रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उसी रूप में याद रखो जैसा मैं था, बजाय इसके कि तुम मुझे वह बनते हुए देखो जो मैं होने जा रहा हूं। वो ये तक नहीं जानता था कि वह अपने भीतर जिस बदलाव को देख रहा था वो कोई भाग्य नहीं था, कोई विरासत नहीं थी और न ही उसका स्वाभाविक स्वभाव था। ये तो एक सोच समझकर दिया गया घाव था जिसे कोई जानबूझकर हरा रख रहा था, क्योंकि इन हरे घावों की कीमत पैसों में थी। मिया के सीने में कुछ एक ही समय में बेहद शांत और बेहद उग्र हो उठा। वो इस कहानी में पहले भी नाराज हुई थी, कथानक पर, मौत की सजा, डूम फ्लैग पर, और उस लापरवाह तरीके पर जिससे किताब उन लोगों को रास्ते से हटा देती थी जिन्हें वो रुकावट मान लेती थी। लेकिन यह अलग बात थी। यह एक ऐसे व्यक्ति का बेहद सटीक और केंद्रित गुस्सा था जो अच्छी तरह समझ चुका था कि क्या किया गया था, किसके साथ किया गया था और कितने लंबे समय से किया गया था, और जिसे ये पूरी तरह से और व्यक्तिगत रूप से कतई नामंजूर था। उसने दस्तावेज को धीरे से बंद कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे आप किसी ऐसी चीज को बंद करते हैं जो सम्मान से रखे जाने के काबिल हो, भले ही उसमें भयानक बातें क्यों न भरी हो। वो कुछ पल के लिए कवर पर अपना हाथ सीधा रखकर बैठी रही। फिर उसने अपने कोट की जेब से वो अनाम चिट्ठी निकाली, उसे अपने पास फर्श पर फैलाया और जो कुछ उसने अभी अभी सीखा था उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे फिर से पढ़ा। कंपास वहां नहीं है जहां तुम सोच रही हो। तुम जिस व्यक्ति पर भरोसा करने लगी हो वो अकेली नहीं है जो तुम पर नजर रख रही है। यह नहीं लिखा था कि एल्डन तुमसे झूठ बोल रही है। यह भी नहीं लिखा था कि रेनाटा एशवर्थ के पास कंपास नहीं है। बस इतना लिखा था, वहां नहीं है जहां तुम सोच रही हो, और वो अकेली नहीं है। ये दोनों बातें एल्डन द्वारा बताई गई हर बात के साथ एक ही समय में सच हो सकती थीं।
यह कोई विरोधाभास नहीं था। यह एक खाली जगह, गैप थी। कोई एक खाली जगह की तरफ इशारा कर रहा था, जो कि किसी झूठ की तरफ इशारा करने से बिल्कुल अलग बात थी। मिया ने पत्र को वापस मोड़कर अपनी जेब में रख लिया, खड़ी हुई और एक ऐसा फैसला लिया जो सुबह 3 बजे से चल रही तमाम उधेड़बुन के बीच धीरे धीरे आकार ले रहा था। वो एल्डन पर भरोसा करने जा रही थी, आंख मूंदकर नहीं, बिना नजर रखे नहीं, और इस बात की पड़ताल बंद किए बिना भी नहीं कि प्रोफेसर ऐसा क्या हो सकता है जो छिपा रही हो। लेकिन एल्डन ने उसे जो ढांचा समझाया था, वह आर्काइव के सबसे पुराने रिकॉर्ड्स की कसौटी पर सच साबित हुआ था। और नजर रखने वाली वह अकेली नहीं है कि बात किसी मददगार, एली, की अहमियत को खत्म नहीं करती थी। इसका बस इतना सा मतलब था कि यहाँ जितने खिलाड़ी थे, उसने अभी उन सबका नक्शा तैयार नहीं किया था। एक काम जो वह बिल्कुल नहीं करने वाली थी, वो था एल्डन को इस चिट्ठी के बारे में बताना। अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसने भी इसे भेजा था, उसने इसे खास तौर पर उसके मन में शक पैदा करने के लिए भेजा था, और एक ऐसी कहानी में जो 200 साल पुराने वित्तीय घोटाले के बारे में हो। आधी रात को अनाम चिट्ठियों के जरिए शक के बीज बोने वाला व्यक्ति या तो एक खतरनाक दुश्मन हो सकता था या फिर एक बेहद पेचीदा संभावित मददगार। और जब तक वह ये जान नहीं लेती कि असलियत क्या है, उसे इस बात की जानकारी पूरी तरह से सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी थी कि उसे ऐसी कोई चिट्ठी मिली है। योजना में 7 पॉइंट है, मिया ने सोचा, और मैंने अभी तक एक को भी साफ तौर पर नहीं सुलझाया है। कोई बात नहीं, साफ सुथरे समाधान उन लोगों के लिए होते हैं जो समस्या के भीतर नहीं जी रहे होते। वह आर्काइव से वापस लौटने के आधे रास्ते पर ही पहुंची थी कि उसे फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी। एक ठंडे, दिल बैठा देने वाले पल के लिए उसने सोचा, चिट्ठी लिखने वाला बहुत जल्दी आ गया। मेरे पास तैयारी के लिए समय ही नहीं था। फिर कदमों की आवाज गलियारे के अंत में एक आकृति के रूप में साफ हो गई, और वह आकृति कोई रहस्यमयी नहीं थी, अनाम नहीं थी, और नहीं उसका अभिशापों, सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स या सुबह के 3 बजे खाली होनी चाहिए ऐसी सड़कों पर मिलने वाले संदेशों से कोई संबंध था। वो एलेन हार्टवेल थी, उस प्रतिबंधित आर्काइव में अकेली, अपनी एक बांह के नीचे किताबों का ढेर दबाए हुए और चेहरे पर पूरी तरह से अपराधी जैसे भाव लिए, जिससे साफ झलक रहा था कि वह इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि उसका यहाँ होना मिया से भी कहीं ज्यादा नियम विरुद्ध था। वे दोनों एक दूसरे को एकटक देखती रहीं। मेरे पास यहाँ आने की कानूनी अनुमति है, मिया ने कहा, जो कि ड्यूक की मंगेतर को असल में मिलने वाली अनुमति का एक बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया रूप था। लेकिन इसे सेराफिन के स्वाभाविक रौब के साथ इस तरह कहा गया था कि मिया को भरोसा था कि यह पूरी तरह विश्वसनीय लगेगा। मेरे पास नहीं है, एलेन ने एक ऐसी स्पष्टता के साथ कहा जो अपनी ईमानदारी में चौंकाने वाली थी। उसने अपनी बांह के नीचे दबी किताबों पर एक नजर डाली, फिर वापस ऊपर देखा। मैं सुबह की क्लास शुरू होने से पहले इन्हें वापस रखने आई थी। ये क्या है? एक संक्षिप्त सा ठहराव आया, एक ऐसी लड़की का ठहराव जो मन ही मन ये गणित लगा रही थी कि एक ऐसे व्यक्ति के सामने सच बोलने की क्या कीमत हो सकती है जिस पर भरोसा न करने की उसके पास हर मुमकिन वजह थी। फिर एलेन ने वो किताबों का ढेर आगे बढ़ा दिया ताकि मिया उनकी रीड स्पाइन्स को देख सके। एडवांस थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शंस इन ब्लडलाइन मैजिक, वॉल्यूम I और 2, वंशानुगत जादू में उन्नत सैद्धांतिक निर्माण, भाग 1 और 2, और उसके नीचे एक छोटी, पुरानी, पतली सी धूसर रंग की ग्रे किताब थी जिसकी रीढ़ पर कोई शीर्षक नहीं था। मिया काफी देर तक उस बिना शीर्षक वाली किताब को देखती रही। फिर उसने एलेन की तरफ देखा, उस लड़की की स्थिर, संभली हुई आंखों में जिसने कल अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए उस आंगन को पार किया था, जिसने अपनी तथाकथित दुश्मन मानी जाने वाली महिला से एक अप्रत्याशित बचाव पाया था और महज 4 सेकंड में खुद को नए सिरे से ढाल लिया था। तुम अभिशाप के बारे में रिसर्च कर रही हो, मिया ने कहा। यह कोई आरोप नहीं था, बस एक सच्चाई थी जिसे बड़े ही संभले हुए अंदाज में सामने रखा गया था, ठीक वैसे ही जैसे आप अनिश्चित जमीन पर खड़े किसी व्यक्ति की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं। एलेन ने कुछ नहीं कहा, जो कि अपने आप में एक जवाब था। मैं भी यही कर रही हूँ, मिया ने कहा। उन दोनों के बीच के सन्नाटे का मिजाज ही बदल गया, ठीक वैसे ही जैसे तब होता है जब दो लोग एक ही समय में किसी बहुत बड़ी बात का नए सिरे से गणित लगा रहे होते हैं। मिया ने एलेन के चेहरे पर यह बदलाव होते देखा। अकादमी के गेट से ही जो धारणा बनी हुई थी, वह धीरे धीरे और साफ तौर पर बदल रही थी, एक ऐसी चीज के लिए जगह बना रही थी जिसका इस कहानी के उन दोनों के नक्शे में अभी तक कोई नाम नहीं था। क्यों? एलेन ने पूछा। शांत, वास्तविक, एक ऐसे व्यक्ति का सवाल जो रात में अपने निजी कारणों से आर्काइव में आया था और यह जानना चाहता था कि क्या दूसरे व्यक्ति के कारण भी इतने करीब हैं कि मायने रख सके। क्योंकि किसी ने उस चीज को बनाया है जो 15 सालों से उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है,
और कोई पैसों के लिए इसे लगातार चला रहा है, और मेरा इरादा इस पूरे तंत्र को मटियामेट करने का है, मिया ने सोचा। क्योंकि यह नाइंसाफी है, उसने ऊंची आवाज में कहा, और मैं चीजों को नाइंसाफी होते हुए देखने और यह सोचकर पल्ला झाड़ लेने से थक चुकी हूं कि मामला पेचीदा है, तो यह मेरी समस्या नहीं है। एलेन ने कुछ और पलों के लिए उसे परखा। फिर वो फर्श पर दो अलमारियों के बीच की खाली जगह में बैठ गई, एक ऐसे व्यक्ति की चिर परिचित सहजता के साथ जिसने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा फर्श पर बैठकर पढ़ने वाली श्रेणी में बिताया हो। ये बिना शीर्षक वाली किताब, उसने उस धूसर रंग की पतली किताब को उन दोनों के बीच रखते हुए कहा। यह मुझे 3 दिन पहले मिली थी। मुझे नहीं लगता कि पिछले 50 सालों में इसे किसी ने छुआ भी है। इस पर हर तरफ एक जैसी धूल जमी थी। वो थोड़ी रुकी। यह एक निजी डायरी जर्नल है। मुझे लगता है कि यह एल्ड्रिक वेन की हो सकती है। मिया ने उस धूसर जर्नल को देखा। जाहिर है कि इसमें और भी बहुत कुछ है। उसने एक ऐसे व्यक्ति के थके हुए लेकिन रोमांचित एहसास के साथ सोचा जो सोच रहा हो कि वह किसी चीज की गहराई तक पहुंच चुका है और तभी उसे नीचे जाने वाली एक और सीढ़ी मिल जाए। जाहिर है कि हमेशा कुछ न कुछ और छुपा होता है। क्या तुमने इसे पढ़ा है? उसने पूछा। कुछ हिस्सा। इसकी लिखावट बहुत मुश्किल है और मेरी ओल्ड वेरांटियन पुरानी भाषा तो। एलेन ने खुद पर हंसते हुए एक छोटा सा इशारा किया। मुझे 3 में से लगभग एक ही शब्द समझ आता है। मिया ने जर्नल को देखा, फिर एलेन को, फिर वापस जर्नल को। मेरी ओल्ड वेरांटियन, उसने एक ऐसी महिला के खास आत्मविश्वास के साथ कहा जिसके पिछले जीवन में महज अकादमिक जिद के चलते एक मृत भाषा को सीखने के 3 साल शामिल थे। 3 में से एक शब्द से कहीं बहुत बेहतर है। एलेन के चेहरे पर कुछ झलका, पहले हैरानी, फिर एक नया मूल्यांकन, और फिर कुछ बहुत ही शांत और सबला हुआ भाव। एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा जिसने अपनी सतर्कता की ढाल को इतने लंबे समय से थाम रखा हो कि वो भूल चुका हो कि उस ढाल को हटाने पर कैसा महसूस होता है। मेरी सुबह 8 बजे क्लास है, उसने कहा। मेरी भी, मेरा मतलब है, मुझे भी 8 बजे कहीं पहुंचना है। मिया एलेन के सामने फर्श पर बैठ गई, जर्नल को उन दोनों के बीच खींचा और पहला पन्ना खोल लिया। हमारे पास 2 घंटे हैं। जैसे जैसे रात ढलकर भोर की तरफ बढ़ रही थी, वे दोनों आर्काइव के फर्श पर साथ बैठकर पढ़ती रहीं। मिया बेहद धीमी और स्थिर आवाज में अनुवाद कर रही थी और एलेन एक ऐसी लड़की के पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ सुन रही थी जिसने जानकारी के हर एक टुकड़े का पूरा फायदा उठाना सीखा था, क्योंकि वो कभी भी किसी चीज को जाया करना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उस जर्नल का अधिकांश हिस्सा वैसा ही था जैसी आप किसी शाही जादूगर के निजी रिकॉर्ड से उम्मीद करते हैं। जादू के तौर तरीकों पर टिप्पणियां, सैद्धांतिक नोट्स और बीच बीच में किसी सहकर्मी की कार्यप्रणाली पर की गई बेहद तीखी टिप्पणियां जिन्हें पढ़कर मिया को 2 बार अपनी हंसी दबानी पड़ी। लेकिन आखिरी 1/3 हिस्से में प्रविष्टियां, एंट्रीज बदल गईं। वे छोटी होने लगीं, अधिक बिखरी हुई थीं। वे एक ऐसे व्यक्ति के हाथों लिखी गई थीं जो बूढ़ा हो रहा था, या किसी गहरे दुख में था, या दोनों ही बातें थीं। अंत के पास की एक प्रविष्टि महज 4 लाइनों की थी। मिया ने इसे ओल्ड वेरांटियन में 2 बार पढ़ा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने इसे सही समझा है, इससे पहले कि वह इसका बोलकर अनुवाद करती। मैं उस थॉर्न लड़के के बारे में सोच रहा हूं। वो 7 साल का है। उसके दादा ने जो कुछ भी किया, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस चीज को मैंने एक आदमी को सजा देने के लिए बनाया था, वो कहीं उसके बाद आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक जेल तो नहीं बन गई है, जिनमें से किसी ने भी इसे नहीं चुना था, किसी से भी नहीं पूछा गया था। मैं सोचता हूं कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। मैं सोचता हूं कि क्या इतनी बड़ी गलतियों को कभी सुधारा जा सकता है। आर्काइव में गहरा सन्नाटा छा गया। वो जानता था, एलेन ने कुछ पलों के बाद कहा। वो जानता था, मिया सहमत हुई। बस वो इसके बारे में कुछ करने से पहले ही मर गया। उसने उस पन्ने को देखा, जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे एक व्यक्ति की उस कांपती हुई लिखावट को देखा जो एक ऐसी बात को लेकर बैठा था जिसे वो अब ठीक नहीं कर सकता था, या इससे पहले कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए निर्देश छोड़ पाता जो इसे ठीक कर सके। उसने पन्ना पलटा, इस उम्मीद में कि आगे कुछ और बिखरी हुई प्रविष्टियां होंगी, हाशिए पर कुछ और दुख लिखा होगा। लेकिन उसे जो मिला, उसने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। वहां कोई लिखावट नहीं थी, बल्कि एक आरेख, डायग्राम था, बेहद सावधानी से बनाया गया, एकदम सटीक, जो उसके आसपास की भावनात्मक प्रविष्टियों से बिल्कुल अलग था। इसे एक ऐसे व्यक्ति के स्थिर हाथों से खींचा गया था जिसने अपने दुख को उतनी देर के लिए एक तरफ रख दिया था जितनी देर एक जादूगर को ये सुनिश्चित करने के लिए चाहिए होती है कि उसकी बनाई कोई चीज उसके बाद भी बची रहे। वो उस कंपास का एक डायग्राम था। उसके हर एक हिस्से पर लेबल लगा था, हर एक मैकेनिज्म दर्ज था।
और सबसे नीचे बाकी अक्षरों से थोड़े बड़े अक्षरों में 2 बार अंडरलाइन करके लिखा था। इसका मुख्य आधार एंकर पॉइंट इसकी सुई नीडल है। सुई को हटा दे और यह अभिशाप एक ही चंद्र चक्र लूनर साइकिल के भीतर खुद को बनाए रखने में असमर्थ हो जाएगा। सुई निर्माता की मुहर यानी मेरी मुहर द्वारा कसी गई है और इसे केवल अभिशप्त वंश के वर्तमान मुखिया की रक्त सहमति ब्लड कंसेंट से ही मुक्त किया जा सकता है, जो पूरी स्वेच्छा से और इस बात की पूरी जानकारी के साथ दी गई हो कि वे किसे मुक्त। मिया ने इसे 3 बार पढ़ा, ऊपर देखा। उसने पाया कि एलेन भी उसकी तरफ देख रही थी और उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह अनुवाद से पहले ही उस ओल्ड वेरांटियन को इतना समझ चुकी थी कि इस पूरे ढांचे को पकड़ सके। कैसियन, एलेन ने दबे स्वर में कहा, उसे खुद इसे चुनना होगा, उसे पता होना चाहिए कि वह क्या चुन रहा है। मिया ने कहा, पूरी जानकारी के साथ, जिसका मतलब है कि इस सब के खत्म होने से पहले किसी को उसे हर एक बात बतानी होगी। अभिशाप, कंपास, रेनाटा एशवर्थ, ये सब कुछ। उसने बगीचे में खड़े कैसियन के बारे में सोचा, जो इतना सतर्क होने के बावजूद बेपरवाह था और इस बात से डरा हुआ था कि सवाल पूछने से कहीं कुछ रुक न जाए। उसने 14 साल की उम्र के कैसियन के बारे में सोचा, जिसने अपनी मिली हुई जानकारी के आधार पर वही एकमात्र फैसला लिया था जो वह लेना जानता था। वो अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में रहकर फैसले लेता आया था, ऐसे फैसले जिन्हें एक ऐसे घाव ने रूप दिया था जिसके बारे में वह नहीं जानता था कि उसे जानबूझकर बनाया गया था, और ऐसे चुनाव जो उन दीवारों तक सीमित थे जिनके बारे में उसे पता ही नहीं था कि उनमें दरवाजे भी हैं। वो जानने का हकदार है, मिया ने उसी शांत और उग्र दृढ़ता के साथ सोचा जो उसने एल्ड्रिक वेन के मूल अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते समय महसूस की थी। वो सच के हर एक टुकड़े को अपने सामने देखने का हकदार है और उसे ये पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए कि वह इसके साथ क्या करना चाहता है। शायद उसकी जिंदगी में पहली बार उसने जर्नल को सावधानी से बंद किया और आर्काइव के फर्श की उस तंग जगह में सामने बैठी एलेन की तरफ देखा। मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने धीरे से कहा, कि तुम अकादमी में किसी खास योजना के साथ आई होगी। एलेन के होंठ थोड़े मुड़े, एक ऐसी लड़की के भाव के साथ जिसने ये सीख लिया था कि योजनाएं, स्कॉलरशिप, प्रतिबंधित आर्काइव्स और किसी भी चीज का उम्मीद के मुताबिक न होना, ये सब एक ऐसी दुनिया में कड़ी मेहनत करने का स्वाभाविक हिस्सा था जिसने अभी तक आपके लिए कोई जगह नहीं बनाई थी। मैं एक दिशा सोचकर आई थी, उसने कहा। मुझे लगता है कि योजनाएं इतनी तेजी से बदलती हैं कि उनसे दिल लगाने का कोई फायदा नहीं होता। मिया ने अपनी 7 सूत्रीय योजना के बारे में सोचा, जिसे वह पहले ही 6 बार दोबारा लिख चुकी थी, और जो इस समय केवल जिद, उम्मीद और इस बढ़ते हुए विश्वास के सहारे टिकी थी कि इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बातें वही थीं जिन्हें कभी लिखने की जहमत ही नहीं उठाई गई थी। मुझे लगता है, उसने कहा, कि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। विंग के दूसरे छोर पर बना आर्काइव का दरवाजा खुला, जिससे सुबह की शुरुआती रोशनी पूरे गलियारे में फैल गई। दोनों ने एक ही पल में ऊपर देखा, 2 लड़कियां जिनके बीच 200 साल पुराना एक जर्नल रखा था और एक ऐसी कहानी जो आखिरकार उस दिशा में मुड़ने लगी थी जो उन दोनों में से किसी के हिस्से में नहीं लिखी गई थी। एपिसोड 7 समाप्त। अगले एपिसोड में हम देखेंगे, मिया को कैसियन को सब कुछ बताना होगा, हर एक बात। अभिशाप, कंपास, उसकी आंटी और उस 200 साल पुराने मूल पाप के बारे में जो उस हर एक बात के नीचे छिपा था जो उसके परिवार ने उसे खुद के बारे में सिखाई थी, और एल्ड्रिक वेन की खुद की लिखावट में लिखी वो एक शर्त जिसे सिर्फ वही पूरा कर सकता है। यह वो बातचीत है जिससे वो इस दुनिया में होश संभालने के बाद से सबसे ज्यादा डरती आई थी। अब इसे और टाला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर मिया और कैसियन की यह अनोखी दास्तान आपके दिल को छू गई हो, तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। स्वागत है आप सभी का आरके स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी किस्मत बदलने और अपनी लिखी हुई मौत को मात देने के लिए पूरी दुनिया की स्क्रिप्ट से भिड़ जाती है। एपिसोड 8, एवरीथिंग ऑल एट वंस। कहानी अब तक। मिया को प्रतिबंधित अभिलेखागार रिस्ट्रिक्टेड आर्काइव में एल्ड्रिक वेन की निजी डायरी मिली थी और उसके भीतर कंपास का एक रेखाचित्र था, जिसके साथ उस अभिशाप को बनाने वाले व्यक्ति का हाथ से लिखा एक नोट भी था जिसमें यह सटीक रूप से समझाया गया था कि इसे कैसे तोड़ा जाए। वो सुई, खुद कैसियन की सहमति से दिया गया रक्त, जो पूरी तरह से स्वतंत्र इच्छा से और इस बात की पूरी जानकारी के साथ दिया गया हो कि वह क्या मुक्त कर रहा है। और वो इसे ढूंढने वाली अकेली नहीं थी। एलेन हार्टवेल भी उसी कारण से उस अभिलेखागार में थी, वही डायरी पढ़ रही थी,
क्योंकि यह कहानी उन दोनों महिलाओं को दुश्मन बनाए रखने से लगातार इनकार कर रही थी जिन्हें आपस में लड़ाने के लिए ये सब रचा गया था। अब मिया के पास अभिशाप को तोड़ने के लिए सब कुछ था। सब कुछ सिवाय उस हिस्से के जो सबसे कठिन था। उसे कैसियन को बताना था। सब कुछ, कंपास, उसकी मौसी, चाची, वो साजिश और उसके रक्त में बहती 200 सालों की वो रची बुनी पीड़ा जो एक ऐसी नदी की तरह थी जिसका रास्ता बदलने से जानबूझकर रोका गया था। और फिर वो हिस्सा जिसने अभिलेखागार वाली घटना के बाद से पिछले 3 दिनों से उसे सोने नहीं दिया था। वो हिस्सा जिसके बारे में वह लाख कोशिशों के बाद भी कोई योजना नहीं बना पा रही थी। उसे अपने बारे में बताना था। बुखार के बारे में नहीं, उस फेरबदल किए गए रूप के बारे में नहीं, बल्कि सच। क्योंकि एल्ड्रिक वेन की लिखावट बहुत स्पष्ट थी। पूरी जानकारी स्वेच्छा से दी गई और कैसियन द्वारा एक वास्तविक निर्णय लिए जाने के लिए ये जरूरी था कि वह वही व्यक्ति हो जिसे वास्तव में पता हो कि वह क्या चुन रहा है। सब कुछ इस सच के साथ कि उसके सामने खड़ी लड़की पूरी तरह से वह लड़की नहीं थी जिसे उसने बचपन में पत्र लिखे थे, और वह उस रात से ही ऐसी नहीं रही थी जब एक डिलीवरी ट्रक ने उस दुनिया में कहीं रेड लाइट पार कर दी थी जिसके अस्तित्व के बारे में वह कभी जान भी नहीं पाएगा। वह इसे टालती आ रही थी। वो जानती थी कि वह इसे टाल रही थी। अंधेरे में उसने इस बातचीत के जितने भी रूपों का पूर्वाभ्यास रिहर्सल किया था, वे सब किसी ऐसी जगह जाकर खत्म होते थे जिसे वह साफ तौर पर देख नहीं पाती थी। और मिया ने 2 अलग अलग दुनियाओं में अपनी 31 साल की जिंदगी में ये सीखा था कि जो बातचीत ऐसी जगह खत्म हो जिसे आप साफ न देख सकें, उसका बार बार पूर्वाभ्यास करने से वो बेहतर नहीं हो जाती। उसने गुरुवार की सुबह पत्र भेजा। कैसियन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कई सारी बातें। यह न तो संक्षिप्त होगा और न ही आरामदायक, और मैं ये सब किसी ऐसी जगह करना चाहूंगी जहां आसपास कोई नौकर न हो। अगर तुम तैयार हो तो झील के किनारे आज शाम को, अगर तुम समय निकाल सको, वहां पहुंचकर मैं सब कुछ समझा दूंगी। अगर सब कुछ सुनने के बाद तुम ये तय करते हो कि तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं, तो मैं बिना किसी बहस के चली जाऊंगी। SV। इससे पहले कि मन में दोबारा कोई शंका पैदा हो, उसने पत्र को सील कर दिया। उसने बाकी का दिन उसी एहसास के साथ बिताया जो तब होता है जब एक पत्र पहले ही किसी और के हाथों में जा चुका होता है और उससे शुरू होने वाली बात को रोकना अब आपके बस में नहीं होता। जब वो पहुंची तो वो झील के पास ही था। शाम की शुरुआती रोशनी में पानी के किनारे खड़ा था। उसका एक हाथ कोट की जेब में था। यह उस व्यक्ति की विशिष्ट मुद्रा थी जो समय से पहले पहुंच गया हो और फिर इंतजार के दौरान करने के लिए जिसके पास कोई काम न बचा हो। झील उसकी उम्मीद से छोटी थी। थॉर्नहोलो की जमीन में एक ऐसी बात थी कि वह असलियत के मुकाबले कल्पना में ज्यादा बड़ी महसूस होती थी, लेकिन वह एक ऐसे शांत रूप में थी जैसा बगीचा भी नहीं था। कम तराशी हुई, कम सुव्यवस्थित, एक ऐसी जगह जिसे लगभग वैसा ही रहने दिया गया था जैसा वो खुद रहना चाहती थी। पानी दोपहर की आखिरी धूप को सोने के लंबे चपटे टुकड़ों की तरह समेटे हुए था। सरकंडों के पास एक मेढक ने ठीक वहीं होने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण बातचीत की गंभीरता से पूरी तरह बेपरवाह होकर टर्राते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। बार्थोलोम्यू का, कैसियन ने बिना पीछे मुड़े कहा, समय का चुनाव बहुत खराब है। शायद वह यहाँ नैतिक समर्थन, मॉरल सपोर्ट के लिए आया हो। मिया ने पानी के किनारे उसके पास आकर खड़े होते हुए कहा। वो एक मेढक है। उसका नैतिक समर्थन बस आसपास मौजूद रहने और कभी कभार इसे लेकर शोर मचाने तक ही सीमित है। एक पल का ठहराव आया। उसकी आवाज अब सतर्क थी। उसका ये हल्कापन जानबूझकर था, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने मुश्किल चीजों की शुरुआत छोटे और हल्के कदमों से करना सीख लिया था। तुम्हारा पत्र पूरी तरह से आश्वस्त करने वाला नहीं था, मुझे पता है। मुझे खेद है। ईमानदारी के लिए माफी मत मांगो। उसने उसकी तरफ देखा, बिल्कुल ठीक तरह से। उसकी वे सर्दियों जैसी ग्रे आंखें वही काम कर रही थी जो वे हाल ही में बार बार करने लगी थी। वो शांत, सावधान ध्यान, जो कोई परख नहीं बल्कि एक स्वीकारोक्ति था। मैं तुम्हें देख रहा हूं। चाहे तुम जो भी रूप हो, मैं देख रहा हूं। तुमने कहा था कि तुम सब कुछ समझा दोगी। मैं समझाऊंगी। उसने सांस अंदर खींची। उसे बाहर छोड़ा। पिछले 2 हफ्तों की उस उथल पुथल के बीच उसे कहीं कुछ ऐसा मिला जो एक ठोस जमीन जैसा महसूस हो रहा था। मैं आज रात तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूं जिन पर विश्वास करना मुश्किल होगा। मैं तुमसे बस यह मांग कर रही हूं कि इससे पहले कि तुम तय करो कि तुम क्या सोचते हो, तुम इस पूरे सफर में मेरे साथ बने रहो। क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जो टुकड़ों में नामुमकिन लगती है और तभी समझ में आती है जब तुम्हारे पास इसका पूरा हिस्सा हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वो कुछ पल के लिए शांत रहा। पानी, मेढक की आवाज और शाम की रोशनी उस खालीपन को भर रहे थे जिस रात का तुमने जिक्र किया था। उसने धीरे से कहा,
जब मैंने पूछा था कि बुखार से पहले तुम्हें क्या याद है? हेडलाइट्स, और फिर कुछ नहीं, और फिर जब तुम्हारी आंख खुली तो ऐसा महसूस होना जैसे तुम बहुत लंबे समय के लिए कहीं चली गई थी। हाँ, जब तुमने ये जवाब दिया था, तब से मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। उसने वापस पानी की ओर देखा। ये किसी बुखार का विवरण नहीं है। ये कभी था ही नहीं। जब तुमने ये कहा था तब भी मैं ये जानता था, और मैंने बात को आगे न बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि वह रुका। उसने फिर कोशिश की। मैं डरता था कि बात को आगे बढ़ाने का मतलब कुछ ऐसा जानना होगा जो पिछले 2 हफ्तों के एहसास को बदल दे। और मैं पिछले 2 हफ्तों को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। मिया ने उसके चेहरे के एक हिस्से को देखा, एक ऐसे व्यक्ति की बेहद ईमानदार, संभली हुई और मुश्किल कोशिश को देखा जो एक सच को ऊंची आवाज में कह रहा था। उसने महसूस किया, पहली बार नहीं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा गहराई से, उस विशिष्ट दर्द को जो किसी ऐसे व्यक्ति की परवाह करने से मिलता है जिसने खुद को परवाह करने से बचाने में इतना लंबा समय बिताया हो कि हर एक सच को कहने के लिए उसे अपने भीतर कुछ खोना पड़ता था। तुम्हें पिछले 2 हफ्तों को खुद से दूर नहीं जाने देना है, उसने शांति से कहा। मैं तुमसे ऐसा करने को कह भी नहीं रही हूं। मैं तो बस तुमसे ये कह रही हूं कि तुम उनमें कुछ और बातें भी जोड़ लो। उसने एक बार सिर हिलाया, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसी ऐसी चीज के लिए हामी भरता है जिसके लिए वो पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी तैयार होने का फैसला कर लेता है। मुझे बताओ, उसने कहा। उसने उसे बताया सब कुछ, उसी क्रम में जो सबसे तार्किक था, जो कि उस क्रम में नहीं था जिस क्रम में चीजें घटी थी, बल्कि उस क्रम में था जिससे पूरी तस्वीर सही ढंग से बन सके। अभिशाप से शुरुआत करते हुए, वह अभिलेखागार, एल्रिक वेन की डायरी और रेखा चित्र, वो कंपास, वो सुई और खुद की सहमति से दिया जाने वाला वो रक्त जो 200 सालों की इस रची बुनी पीड़ा से बाहर निकलने का इकलौता दरवाजा था। उसने उसे उस अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, वेन की बेटी के बारे में, उस असल दुख के बारे में जो उस सब के नीचे छिपा था, जिसे उसके परिवार को यह मानने के लिए सिखाया गया था कि वे बस ऐसे ही है। जब वह ये सब कह रही था तो उसने उसके चेहरे को देखा और वो चीज देखी जिसे वह जानती थी कि होगी, लेकिन फिर भी वह इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। एक ऐसे ताने बाने का धीरे धीरे, खामोशी से ढह जाना जिसके भीतर उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। थॉर्न्स ऐसे ही होते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, कि वे दीवारें उसके बात करते करते उसके आसपास पारदर्शी होती जा रही थी, और उनके नीचे छिपा वो व्यक्ति आंखें मटकाते हुए एक अनजानी रोशनी में देख रहा था। उसने उसे हाउस बेलरोज के बारे में बताया, उस चांदी के अनुबंध के बारे में, उन सोची समझी नाकामियों और उस वित्तीय खेल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसे किसी ने पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के अकेलेपन का फायदा उठाने के लिए बनाया था। उसने उसे उसकी मौसी, चाची के बारे में बताया। वो हिस्सा सबसे कठिन था। वो जानती था कि ऐसा होगा। उसने उस नाम को असर करते देखा, रेनाटा एशवर्थ, जिसे बिना किसी नरमी के शांति से कहा गया था, और उसने देखा कि वह बिल्कुल स्थिर हो गया, ठीक उस व्यक्ति की तरह जिसे ऐसी जानकारी मिल रही हो जो एक साथ बहुत सारी चीजों का कारण समझा देती है। यह अविश्वास नहीं था, वास्तव में यह अविश्वास से भी बदतर कुछ था। पहचान, वो बिगड़ती हालत, उसने कहा। 18 महीने पहले मैंने सोचा, वो रुका। मैंने सोचा कि यह उम्र के साथ बस बदतर होती जा रही है, ठीक उसी तरह जैसे इसका हमेशा से खतरा था। उसका जबड़ा थोड़ा सा भिंच गया। मुझे लगा कि यह मेरी वजह से था, ये तुम्हारी वजह से नहीं था, मिया ने कहा। ये कभी भी तुम्हारी वजह से नहीं था, न तो वो ठंडापन, न वे दीवारें, न ही इसमें से कुछ भी। यह एक ऐसा घाव था जिसे किसी ने जानबूझकर हरा रखा था क्योंकि वे इससे मुनाफा कमा रहे थे। वह रुकी। तुम अपने आप ही बेहतर हो रहे थे, इससे पहले कि उन्होंने इसे और तेज किया। तुम ठीक होने लगे थे, और किसी को, जिसे तुम्हारी इस हालत की जरूरत थी, उसने इस पर ध्यान दिया और कुछ कदम उठाए। वो काफी देर तक शांत रहा। पानी किनारे से टकरा रहा था। बार्थोलोम्यू ने सरकंडों के बीच से अपनी दूसरी जोरदार राय, टर्राहट, पेश की, जिस पर दोनों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब कैसियन आखिरकार बोला, तो उसकी आवाज उतनी शांत थी जितनी उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, न तो ठंडी, न ही पहरे में बंधी, बस सिमटकर बेहद बुनियादी रह गई थी। मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। इसे खत्म करने के लिए कंपास को ढूंढना होगा। उस सुई को तुम्हें खुद निकालना होगा, इस पूरी जानकारी के साथ कि तुम क्या मुक्त कर रहे हो। वेन की खुद की लिखावट में लिखा है, स्वेच्छा से दिया गया रक्त की सहमति। तुम्हारी अपनी पसंद। तुम्हारे लिए यह कोई और नहीं कर सकता। क्या तुम कंपास ढूंढ सकती हो? मेरे पास एक दिशा है, मिया ने कहा। मैं अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकती कि यह कहाँ ले जाती है, लेकिन मैं इस पर काम कर रही हूँ। वो रुकी। कैसियन, एक और बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है।
आखिरी हिस्सा, सबसे कठिन हिस्सा। उसने उसकी तरफ देखा। ये बुखार के बारे में है। उसने इस हिस्से का सबसे ज्यादा पूर्वाभ्यास, रिहर्सल किया था और फिर भी असली वक्त में यह आसान नहीं हुआ था। पानी के किनारे खड़ी होकर जब उसका असल चेहरा उसे देख रहा था, वो समझ गई कि पूर्वाभ्यास कभी भी मुख्य बात नहीं थी। आप किसी को अपने मुंह से निकला हुआ सबसे अविश्वसनीय सच सौंपने और फिर ये देखने के इंतजार के एहसास का अभ्यास नहीं कर सकते कि वे इसके साथ क्या करते हैं। इसलिए उसने उसे वो हिस्सा भी बता दिया। सब कुछ नहीं, एक ऐसी दुनिया की सटीक व्यवस्था नहीं जिसके लिए उसके पास कोई समझ या ढांचा ही ना हो, न तो डिलीवरी ट्रक, न स्मार्टफोन और न ही सुबह के 3 बजे चमकती हुई स्क्रीनों पर पढ़े जाने वाले उपन्यास। बस उसका एक खाका, वो रूप जो उसकी शब्दावली में समा सके, कि बुखार से पहले वो जो व्यक्ति थी वो पूरी तरह से कहीं और से आई थी, कि उसके पास एक ऐसी जिंदगी की यादें हैं जो ये जिंदगी नहीं थी, उन चीजों का ज्ञान है जो उसे नहीं पता होनी चाहिए थी, एक ऐसा नजरिया जो उस दुनिया के बाहर से आया था जिसे वह जानता था, और जो एक ऐसे शरीर में समा गया था जो हर शारीरिक पहलू से सेराफिन का था लेकिन बाकी हर तरह से उसका अपना था। कि जब उसकी आंख खुली तो वो उसकी जिंदगी की कहानी को बाहर से अंदर की तरफ जानती थी, कि वो उस सगाई के बारे में जानती थी, अकादमी के बारे में, उस नायिका हीरोइन के बारे में जिसे आना था और उस शापित ड्यूक का दिल पिघलाना था, जबकि वह अहंकारी खलनायिका विलनस खुद को नाकाम करते हुए देश निकाला पा लेती। कि उसने पहली ही सुबह से ये तय कर लिया था कि वो इस कहानी का अंत उस तरह नहीं होने देगी जैसा लिखा गया था। वो इस पूरे समय उसका चेहरा देखती रही। उसने उस संभली हुई स्थिरता को देखा जो अब ठंडापन नहीं थी, वो अब दोनों का अंतर जानती थी, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की एकाग्रता थी जिसने शुरू होने से पहले ही यह तय कर लिया था कि वह जवाब देने से पहले सब कुछ सुनेगा, और वह जो कुछ सुन रहा था उसके बीच दिखाई देने वाली साफ और जानबूझकर की गई कोशिश के साथ खुद को रोके हुए था। जब उसने अपनी बात खत्म की तो झील शाम की गहरी शांति में डूब चुकी थी और आसमान धीरे धीरे खत्म होते दिन के हल्के अंबर, पीले, नारंगी और ग्रे रंग में बदल चुका था। वो कहानी, उसने आखिरकार धीरे से कहा, तुमने कहा कि उस कहानी में तुम्हें देश निकाला दे दिया गया था। अध्याय 12, चैप्टर 12 में, हाँ, सगाई की परीक्षा, द एंगेजमेंट ट्रायल, हाँ, और वो नायिका, वो लड़की जिसे उस शापित ड्यूक का दिल पिघलाना था, उसकी आवाज उस विशिष्ट तरीके से सतर्क थी जो कोई व्यक्ति तब अपनाता है जब वह जानता हो कि वह जो सवाल पूछ रहा है उसके नीचे असल सवाल क्या है। मिस हार्टवेल, हाँ, एक और खामोशी, इस बार और लंबी। तुम यहाँ आए, उसने कहा, ये जानते हुए कि मुझे, कि किसी और को मेरी कहानी के अंत के रूप में लिखा गया था। और तुमने चुना कि वह रुका। उसने फिर कोशिश की, वो बगीचा, वो अभिलेखागार, वो सब कुछ, तुमने वो सब ये जानते हुए भी किया। मैंने किया, मिया ने कहा। जब मैंने वे चुनाव किए तब मुझे क्या पता था और क्या नहीं, इस बारे में मैं बिल्कुल साफ रहना चाहती हूँ। मैंने उन चीजों को महसूस करने का दिखावा नहीं किया जो मैंने महसूस नहीं की थी। मैंने कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बुना। मैंने बस उन हिस्सों को काटना बंद कर दिया जिन्हें कहानी ने तय कर रखा था कि उनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। उसने दृढ़ता से उसकी आंखों में देखा। तुम एक असली इंसान थे। तुम हमेशा से एक असली इंसान रहे थे। बस उस किताब ने तुम्हें उस रूप में नहीं लिखा था, और मुझे यहाँ, इसके भीतर होने का ये फायदा मिला, जहाँ मैं वास्तव में उसे देख सकती थी। कैसियन ने एक लंबे, शांत पल के लिए उसकी ओर देखा। तुमने कहानी बदल दी, उसने कहा। मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं। उसने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। ये किसी तथ्य, फैक्ट को नहीं, बल्कि बात के नजरिए, फ्रेम को सुधारने का अंदाज था। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि क्या तुमने इसे बदल दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुमने बदल दिया है। उसने नीचे पानी की ओर देखा, फिर वापस ऊपर देखा। पिछले 2 हफ्ते, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो चीजें मैंने महसूस की हैं, जिन चीजों को महसूस करना मुझे दोबारा याद आया है। वह रुका। एक ही समय में उसके चेहरे पर कुछ सबला हुआ और कुछ बेपर्दा, अनगार्डेड सा उभर आया था। मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मुझे डर है कि बहुत ज्यादा सवाल पूछने से कुछ थम न जाए। वो कोई ऐसी विनम्र बात नहीं थी जो मैंने बस खामोशी को भरने के लिए कही थी। वो पहली सचमुच की ईमानदार बात थी जो मैंने किसी दूसरे इंसान से उतने लंबे समय में कही थी जिसका मैं हिसाब भी नहीं रख सकता। क्योंकि तुम पिछले कई सालों में पहली ऐसी इंसान थी जिससे बात करते हुए सच बोलना मुमकिन लगा। वो फिर रुका। जो मैं अब जानता हूँ, उसे जानते हुए, ये जानते हुए कि तुम इस सब के बाहर किसी जगह से यहाँ आई, ये जानते हुए कि तुम्हें पता था कि कहानी में क्या लिखा है, इसमें से कुछ भी इस बात को नहीं बदलता कि वे 2 हफ्ते क्या थे।
ये बस मेरी इस समझ को बदलता है कि वे 2 हफ्ते आखिर मुमकिन कैसे हो पाए। मिया के गले में कुछ ऐसा हुआ, गला रुंध गया, जिसके लिए वो पूरी तरह तैयार नहीं थी। मैंने सोचा था, उसने सावधानी से कहा, कि शायद तुम ये तय करो कि इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। वस्तुनिष्ठ रूप से, ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो इस पर विश्वास करना वाकई बहुत बड़ी बात है, कैसियन ने कहा। और फिर भी, उसने अपनी उन सर्दियों जैसी ग्रे आंखों से उसकी तरफ देखा जो उन 14 दिनों की बातचीत के दौरान एक एक करके सबले हुए अंदाज में पिघल चुकी थीं, जिन बातचीतों को कभी होना ही नहीं था। तुमने अभी अभी मुझे बताया कि मेरी अपनी पीड़ा का ये पूरा ताना बाना पिछले 18 महीनों से बनावटी रूप से बनाए रखा गया है। तुमने मुझे बताया कि मेरी मौसी चाची मेरे पैदा होने से भी पहले से मेरे परिवार के दर्द की आड़ में एक वित्तीय साजिश चला रही है। तुमने मुझे बताया कि जिस अभिशाप ने उस सब को परिभाषित किया जो मैंने सोचा था कि मैं हूं, वो सब जिससे मुझे डर था कि मैं हूं, उसे दुख से बनाया गया था और फिर उसे एक फायदे के सौदे, कमोडिटी, में बदल दिया गया। एक शांत, स्थिर सांस। इस सब के बाद तुम्हारा किसी और जगह से आने वाला हिस्सा, ईमानदारी से कहूं तो, आज रात सुनी गई सबसे कठिन बात नहीं है। मिया के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो उसकी उम्मीद से ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, हंसी की एक छोटी, बेबस सी सांस, जो तब बाहर आती है जब आप किसी भयानक चीज के लिए खुद को संभाल रहे हो और उसकी जगह कुछ सच्चा सामने आ जाए। कैसियन के होंठ थोड़े से मुड़े, उस अधखिली मुस्कान में जिसे वह पिछले 2 हफ्तों से सबूत की तरह इकट्ठा कर रही थी। इसके अलावा, उसने अब और भी कोमलता से कहा, मैं पहले से ही जानता था कि तुम पूरी तरह से वो इंसान नहीं हो जिसे मैं बड़ा होते हुए जानता था। मैंने पहली रात को तुमसे यह बात कही भी थी। उसने पानी की तरफ देखा। मैं जिस इंसान को बड़ा होते हुए जानता था, उसे बिल्कुल वैसा ही बनना सिखाया गया था जैसा उसके आसपास के हर व्यक्ति को जरूरत थी। यह इंसान यहां आया और उसने पूरी तरह से कुछ और बनने का फैसला कर लिया। एक पल का ठहराव। मैं इस बात को लेकर पक्का नहीं हूं कि कहानी तुम्हारे खतरनाक होने के बारे में गलत थी। वो बस इस बारे में गलत थी कि तुम किसके लिए खतरनाक थी। वे पानी के किनारे तब तक खड़े रहे जब तक कि आखिरी रोशनी भी गायब नहीं हो गई। वे बातें करते रहे, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने पहली बार बगीचे में की थी, अभिशापों या साजिशों या 7 चरणों की योजनाओं, 7 पॉइंट प्लान्स, या उस बातचीत के बारे में नहीं जो इसके बाद होनी ही थी, बल्कि छोटी चीजों के बारे में, उस तरह की चीजों के बारे में जो किसी खास समय पर किसी खास जगह जिंदा होने का असली एहसास कराती है। उसने उससे पूछा कि उसकी दुनिया कैसी थी। उसने उसे सावधानी से उन टुकड़ों में बताया जो उसकी शब्दावली में समा सकें, वे रोशनियां जो बिना आग के काम करती थीं, जिस तरह संगीत को जेब में लेकर घूमा जा सकता था, वे पुस्तकालय, लाइब्रेरीज, जो शहरों से बड़े थे और हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध थे जो उन्हें चाहता था, एक ऐसी दुनिया का वो अजीब और खास दुख जहां किसी के भी संभालने से कहीं ज्यादा जानकारी थी और उस जानकारी का क्या किया जाए, इसे जानने की एक लगातार, सामूहिक असमर्थता थी। उसने हर बात को उसी तरह सुना जैसे वो सब कुछ सुनता था, अपना पूरा ध्यान देकर। उसका कोई भी हिस्सा कहीं और नहीं था। उसने सवाल पूछे, उन चीजों को नोट किया जिन्होंने उसे हैरान किया और उन्हें भी जिन्होंने नहीं किया, एक ऐसे व्यक्ति की शांत, सटीक जिज्ञासा के साथ जो इतने लंबे समय से एक सच्ची बातचीत के लिए तरस रहा था कि वह भूल ही गया था कि उसे इसकी कितनी जरूरत थी, जब तक कि वो दोबारा उसके सामने नहीं आ गई। उसने उससे पूछा कि जब यह अभिशाप खत्म हो जाएगा, तो वह क्या चाहता है। यह नहीं कि परिवार को क्या चाहिए, या ये सगाई किस मकसद को पूरा करने के लिए की गई थी। वह क्या चाहता था, उस सब के नीचे जो उसके ऊपर इतने लंबे समय पहले लाद दिया गया था कि शायद उसने बरसों से उसके नीचे झांक कर भी नहीं देखा था। वो काफी देर तक शांत रहा। ऐसे फैसले लेना जो वास्तव में मेरे अपने हों, उसने आखिरकार कहा। अपनी बाकी की जिंदगी यह सोचते हुए न बिताना कि जो मैं महसूस करता हूं उसका कौन सा हिस्सा असली है और कौन सा किसी और के मुनाफे के लिए बुना गया था। एक पल का ठहराव। और शायद कुछ समय के लिए बिल्कुल कुछ न करना। किसी शांत जगह पर। मैं कभी भी किसी शांत जगह पर सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं वहां जाना चाहता था। मिया ने उस आदमी के बारे में सोचा जो झील में एक मेढक की खैरियत सिर्फ इसलिए ले रहा था क्योंकि उन चीजों की परवाह करना उसकी आदत बन चुकी थी जिनसे उसने प्यार किया था, भले ही उसने ये तय कर लिया हो कि वो अब किसी भी चीज से प्यार नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से वाजिब लगता है, उसने कहा। और तुम? उसने पूछा, तुम क्या चाहती हो जब ये सब खत्म हो जाएगा? उसे एहसास हुआ कि उसने इस बारे में उम्मीद से कम सोचा था, योजना के हर दूसरे हिस्से की तुलना में बहुत कम, क्योंकि विशेष रूप से खुद के लिए कुछ चाहना हमेशा उस विनाश के संकेत, डूम फ्लैग, को संभालने, कहानी के ताने बाने को संभालने और बाहर निकलने के रास्ते को संभालने के सामने गौण, सेकेंडरी महसूस होता था।
उसने सोचा, ये किसी बाहरी व्यक्ति की आदत थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी और की कहानी में आया था और अपने लिए एक ऐसा किरदार लिखना भूलता जा रहा था जो इस तात्कालिक संकट के पार तक जाता हो। मैं ये पता लगाना चाहती हूँ कि यह लड़की क्या चाहती थी, उसने आखिरकार सच बोलते हुए कहा। सेराफिन, असली वो रूप नहीं जो कहानी ने उसे सौंप दिया था। मैं पिछले 2 हफ्तों से उसकी जिंदगी जी रही हूँ और मेरे पास अभी भी सिर्फ उसकी एक बाहरी रूपरेखा है। मुझे लगता है कि वो इस बात की हकदार है कि कोई बाकी का हिस्सा ढूंढने के लिए अपना समय दे। कैसियन ने उसकी तरफ एक ऐसे भाव से देखा जिसके लिए उसके पास अभी तक कोई नाम नहीं था, कुछ ऐसा जो सावधानी से परे था, पहरे से परे था। एक ऐसे व्यक्ति का लुक जिसने अपने सारे बचाव के रास्ते खो दिए हो और उस पार जाकर यह पाया हो कि वो जिस चीज से अपना बचाव कर रहा था वो वास्तव में वो खतरा थी ही नहीं जो मैं उसमें मदद करना चाहूंगा, उसने शांति से कहा। अगर तुम मुझे ऐसा करने दो। सरकंडों के बीच से बार्थोलोम्यू ने अपनी जोरदार और निर्णायक तीसरी राय पेश की। दोनों में से किसी ने भी उससे बहस नहीं की। एपिसोड 8 समाप्त। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कंपास की तलाश। मिया, एलेन और प्रोफेसर एल्डन रेनाटा एशवर्थ के खिलाफ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन रेनाटा इस खेल को 200 सालों की संस्थागत यादों इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के साथ खेल रही है और वो पहले से ही 3 कदम आगे है। कंपास वहां नहीं है जहां उनमें से किसी ने उम्मीद की थी और उनके अपने दायरे में से ही कोई एक व्यक्ति इसकी वजह है। तो दोस्तों, अगर मिया और कैसियन की यह अनोखी दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं।